अब हम देखते हैं अधिगम अक्षमता के प्रकार। अधिगम अक्षमताओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज। बौद्धिक क्रियाकलाप में इस वर्ग के बालक, किस वर्ग के बालक? लर्निंग डिसेबल जो बालक होते हैं, बौद्धिक क्रियाकलाप में इस वर्ग के बालक अन्य बालकों के समान ही होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार का मानसिक पिछड़ापन नहीं होता, साथ ही इनमें किसी भी प्रकार का दृष्टि दोष या श्रवण दोष नहीं होता, लेकिन इनको पढ़ने, लिखने, वर्तनी की शुद्धता तथा गणित के प्रश्न हल करने में समस्याएं होती हैं। ये सभी प्रक्रिया संबंधी समस्याएं मनोवैज्ञानिक कारणों का परिणाम होते हैं। सीखने, बोलने, समझने तथा गणित के प्रश्न आदि हल करने में इन्हें अधिक कठिनाई होती है। ये सभी कठिनाइयाँ इनमें कोई कमी अथवा संवेगात्मक अथवा व्यवहार विषयक कमी के कारण होती है। ये कठिनाइयाँ केवल मानसिक कमी के कारण बिल्कुल नहीं होती। इनमें दो प्रकार हो सकते हैं। सिर्फ मानसिक समस्या है इसलिए बालक लर्निंग डिसेबल है, ऐसा नहीं है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला, सामान्य अधिगम अक्षमता, जनरल लर्निंग डिसेबिलिटी। सामान्य अधिगम अक्षमता, इस अधिगम अक्षमता का संबंध बालकों की उन सामान्य कमियों से होता है जिनको प्रशिक्षण और प्रयत्न के माध्यम से सुधार कर उनको सामान्य बालकों की श्रेणी में लाया जा सकता है। प्रारंभिक काल में इन बालकों को आधारभूत अधिगम संबंधी कौशल सिखाने में अनेक समस्याओं से जूझना पड़ता है। दूसरे क्षेत्र में यह समस्या उत्पन्न हो सकती है, अर्थात कि एक अथवा दूसरे क्षेत्र में भी ऐसी समस्या उत्पन्न हो सकती है, परंतु यह समस्या सामान्य श्रेणी की होती है। यदि प्रारंभ में ज्ञात हो जाए तो बालक की सहायता की जा सकती है। यह काम उसे उचित प्रशिक्षण देकर और अभ्यास के द्वारा संपन्न किया जा सकता है। चूँकि उनकी समस्या सामान्य तरह की होती है, अतः उनको सामान्य विद्यालयों की ऊंची कक्षाओं में भी एकीकृत किया जा सकता है। इसके लिए पाठ्यक्रम में सामान्य प्रकार का परिवर्तन करना होता है। दूसरा हो जटिल अधिगम संबंधी अक्षमता। जटिल अधिगम संबंधी अक्षमता, सीरियस लर्निंग डिसेबिलिटी। सीरियस लर्निंग डिसेबिलिटी, इस श्रेणी में उन बालकों की गिनती की जाती है जिनको आधारभूत एकेडमिक कौशल प्राप्त करने में कठिनाई होती है। आधारभूत एकेडमिक कौशल प्राप्त करने में कठिनाई होती है, जैसे लेखन, वाचन एवं पठन आदि। लेखन की समस्या, बोलने की समस्या, पढ़ने की समस्या। यह समस्या उनके मस्तिष्क में किसी भी विकार अथवा पर्यावरण विषयक अभाव के कारण हो सकता है। इन बालकों को विद्यालय में एकीकृत करने में बहुत अधिक समस्या का सामना करना पड़ता है। जिन बालकों में अधिगम संबंधी दोष होता है, उनकी व्यवहार संबंधी विशेषताएं अलग अलग होती हैं, लेकिन उन सभी की उपलब्धियां तथा बौद्धिक क्षमता के बीच बहुत अधिक अंतर होता है। यही वह आधारभूत कमी है जिसका उनको सामना करना पड़ता है, लेकिन इससे जुड़ी अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे आधारभूत दक्षता से संबंध, संवेगात्मक समस्या अथवा सामाजिक अनुकूलन की समस्या। इन समस्याओं को हम निम्नलिखित रूप से देख सकते हैं, जिसमें पहला है पठन संबंधी समस्या, रीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम।
पठन संबंधी समस्या, रीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम। इस प्रकार की दोषग्रस्त बालक पढ़ने में असमर्थ होते हैं। इसके भी दो रूप देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के दोष से युक्त बालक पढ़ने में असमर्थ होते हैं। इसके हमें दो रूप देखने को मिलते हैं। पहला में बालक सामान्य रूप से इस दोष से पीड़ित होता है और उसे पढ़ने में थोड़ी बहुत कठिनाई होती है। वो हकला कर या रुक रुक कर पढ़ता है। लेकिन जिन बालकों में इसका प्रभाव गंभीर होता है वे पढ़ने में पूर्णतः असमर्थ होते हैं। जिन बालकों में यह समस्या सामान्य होती है वे थोड़ा बहुत पढ़ पाते हैं, या वो हकला कर पढ़ते हैं या रुक रुक कर पढ़ते हैं। लेकिन जिनमें यह समस्या गंभीर रूप से होती है वो बालक बिल्कुल पढ़ने में असमर्थ होता है। इसे कभी कभी शब्द अंधता के नाम से भी पुकारा जाता है। जिन बालकों पर इसका आंशिक प्रभाव होता है इस श्रेणी के बालक पहले से ही कक्षा में रहते हैं। प्रारंभिक अवस्था में ही यदि यह रोग पकड़ में आ जाए तो आवश्यक उपचार के बाद गंभीर स्थिति में आने से बचा जा सकता है। इसके गंभीर परिणाम से, इसके गंभीर प्रभाव से बचा जा सकता है। इस रोग के उपचार में गंभीर प्रयास और गंभीर अभ्यास की आवश्यकता होती है। गंभीर अभ्यास की आवश्यकता होती है। दूसरा है लेखन संबंधी समस्या, राइटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम। इस दोष से प्रभावित बालक स्वतः स्फूर्त धारा प्रवाह लिखने में असमर्थ होते हैं। इस असमर्थता के भी दो रूप होते हैं। प्रथम श्रेणी में बालक सामान्य रूप से लेखन विकार से ग्रसित होता है और दूसरी श्रेणी में बालक के अंदर लिखने की जो समस्या होती है वह गंभीर होती है। यदि इसकी पहचान प्रारंभ में ही प्राप्त की जाए, प्रारंभ में ही बालक की पहचान कर ली जाए तो समय से इनका उपचार किया जा सकता है। मान लीजिए हाथ के हड्डी में ही कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण बालक ठीक से कलम नहीं पकड़ पा रहा है तो समय रहते अस्थिर रोग विशेषज्ञ से उसे दिखाया जा सकता है, उसकी समस्या का समाधान किया जा सकता है और उसे कक्षा की मुख्य धारा में शेष बालकों के साथ मुख्य धारा में लाया जा सकता है। लेकिन जिन बालकों में यह समस्या गंभीर है, अति गंभीर है, वह किसी की नकल तो बिना उसका रूप बिगाड़े ही कर सकता है, लेकिन उनकी पहचान है। अतः गंभीर रूप से इस रोग से ग्रस्त बालकों को उपचार संबंधी व्यायाम की आवश्यकता होती है। तीसरा है संप्रेषण संबंधी समस्या, कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम। कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, इस प्रकार के विकारग्रस्त बालक लिखने, बोलने तथा पढ़ने में कठिनाई का सामना करते हैं। जिन बालकों में यह रोग सामान्य होता है उनको बोली गई, लिखाई गई भाषा को समझने में समस्या अनुभव होती है। यहाँ तक कि बालक संकेत और हाव भाव को भी नहीं समझ पाता। यदि समय रहते उपचार किया जाए तो इन बालकों को सामान्य बालकों के साथ साथ समेकित किया जा सकता है। अन्यथा इस बात की संभावना बनी रहती है कि स्पष्ट तथा प्रभावी भाषा बोलने में बालकों के सामने समस्याएं आएंगी। जिन बालकों में यह रोग गंभीर रूप धारण कर लेता है या गंभीर रूप धारण कर चुका है वह न किसी भाषण को समझ पाता है
न सीखी भाषा ही उसके समझ में आती है। वह लिखना, पढ़ना, बोलना भी नहीं सीख पाता है। इस प्रकार के बालकों के लिए तथ्य एकीकृत करने में कठिनाई होती है। इस प्रकार के बालकों के पुनर्वास में भी फिर समस्या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है संख्या संबंधी समस्या। संख्या संबंधी समस्या, न्यूमेरिकल रिलेटेड प्रॉब्लम। इस समस्या से ग्रसित बालकों को गणितीय क्रियाओं के करने में समस्या उत्पन्न होती है। इस समस्या से ग्रसित बालकों को गणितीय क्रियाओं के करने में समस्या होती है, क्योंकि इस प्रकार के बालकों को अंक चिन्हों के ज्ञान में और उनके आपसी संबंधों के समझने में कठिनाई होती है। यह रोग भी दो प्रकार का होता है, साधारण और असाधारण, सामान्य और गंभीर। सामान्य बालकों के लिए गणित में जो प्रश्न बहुत सरल होते हैं, उन प्रश्नों को तो बालक हल कर लेता है, किंतु कठिन प्रश्नों को हल करने में उसे कठिनाई होती है। संख्या तथा उनके आपसी संबंधों के विषय में सीखना इनके लिए अपेक्षाकृत कठिन होता है। इस प्रकार के साधारण रोग वाले बालक, सामान्य रोग वाले बालक कक्षा में पहले से ही उपस्थित हो सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर उनको आसानी से पहचाना जा सकता है। उनकी अक्षमता इस समय सामने आती है जब वह संख्याओं के द्वारा गणित सीखने का प्रयास करता है, जोड़ और घटाना प्रारंभ करता है। यदि उनकी पहचान वहीं कर ली जाए तथा उनके सुधार के लिए कदम उठाए जाए तो ऊंची कक्षाओं में भी वह गणित सीख सकता है। परंतु जब यह रोग असाध्य हो जाता है तो बालक के लिए केवल कठिनाई ही नहीं होती, वरन अंक, प्रतीकों तथा उनके संबंध को समझने में, सीखने में पर्याप्त कठिनाई होती है, अर्थात वह असमर्थ होता है। इसे अंक गणितीय योग्यता का ह्रास भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं डायलेक्सिया क्या है, पठन अयोग्यता क्या है। डायलेक्सिया, पठन अयोग्यता। पठन अयोग्यता सामान्य रूप से पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक स्तर के बालकों में, डायलेक्सिया जो है सामान्य रूप से पूर्व एवं प्राथमिक स्तर से बालकों में विभिन्न रूपों में दिखाई देती है, दृष्टिगोचर होती है। इसके कारण बालक भाषाई दृष्टि से किसी भी विषय वस्तु के पठन में अर्थात मौखिक अभिव्यक्ति में असफल हो जाते हैं, जो कि उनके प्रस्तुतिकरण को प्रभावित करता है। प्रोफेसर एस.के. दुबे स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि पठन अयोग्यता का आशय उस भाषाई अकुशलता से है जो कि बालकों में अक्षर ज्ञान की अयोग्यता, उचित धारा प्रवाह की अयोग्यता एवं मौखिक अभिव्यक्ति की अयोग्यता से संबंधित है तथा इसका प्रभाव उसके शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में कठिनाई उपस्थित करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पठन अयोग्यता बालकों के मौखिक उच्चारण और मौन पठन से संबंधित होता है तथा इस दोष के कारण बालक विषय की पाठ्य वस्तु को आत्मसात करने में कठिनाई का अनुभव करता है। जैसे मैथ्स में ट्रिगोनोमेट्री में एक आता है बीटा, जिसको बी लिखने में थोड़ा सा लंबा छोड़ दिया जाता है और इस तरह से लिखा जाता है, और इंग्लिश का बी जो होता है वो लकीर पे बराबर से लिखा जाता है।
तो बालक जो है बीटा को बी समझने लगता है तथा डी को भी बी समझने लगता है। इससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है और बालक जो है वह डायलेक्सिया से पीड़ित हो जाता है। तो डायलेक्सिया जो है यह भी बालकों में दो प्रकार की होती है, सामान्य और गंभीर। कुशल शिक्षक को चाहिए कि वह बालक की डायलेक्सिया संबंधी समस्या को गंभीर होने से पहले उसकी पहचान करे और उसके उपचार की व्यवस्था करे, इससे पहले कि बालक की जो समस्या है वह असाध्य हो जाए, गंभीर हो जाए। पठन अयोग्यता वाले बालकों के मौखिक उच्चारण और मौन पठन से संबंधित जो दोष है उसको दूर करना एक शिक्षक का कर्तव्य है, इससे पहले कि रोग जो है वो गंभीर स्थिति को प्राप्त करे। डायलेक्सिया से संबंधित जो बालक है, डायलेक्सिया पीड़ित जो बालक है, उसकी पहचान कैसे करेंगे, उसके ऐसे क्या लक्षण हैं जिसके आधार पर शिक्षक यह पहचान करेगा कि बालक जो है वह डायलेक्सिया से पीड़ित है। आइडेंटिफिकेशन एंड सिम्टम्स ऑफ डायलेक्सिया रिलेटेड चिल्ड्रेन। आइडेंटिफिकेशन एंड सिम्टम्स ऑफ डायलेक्सिया रिलेटेड चिल्ड्रेन। पठन अयोग्यता संबंधी बालकों की पहचान और लक्षण। शिक्षक के समक्ष यह समस्या होती है कि वह अपनी कक्षा के छात्रों में से डायलेक्सिया संबंधी बालकों की किस प्रकार पहचान करे। क्लास में 50 बच्चे हैं तो शिक्षक के समक्ष यह बहुत बड़ी समस्या होती है कि वह कैसे पहचान करे कि उसके कक्षा में कोई बालक डायलेक्सिया पीड़ित है तथा उनको किस प्रकार उनकी आवश्यकता के अनुसार निर्देशन प्रदान करे। अगर वो पहचान भी कर लेता है तो कैसे उसको परामर्श दे, कैसे उसको निर्देश दे, कैसे उसका उपचार करे, यह भी शिक्षक के समक्ष एक महत्वपूर्ण समस्या है। योग्य शिक्षक पठन अयोग्यता वाले बालकों के लक्षण और उनकी गतिविधियों के आधार पर इनको पहचान सकते हैं। किसी भी कक्षा में शिक्षक के समक्ष यह बहुत बड़ी चुनौती होती है कि वह अपनी कक्षा में डायलेक्सिया पीड़ित बालक की पहचान कैसे करे। यदि शिक्षक डायलेक्सिया पीड़ित बालक की पहचान कर लेता है तो उसके सम्मुख दूसरी समस्या खड़ी होती है कि ऐसे बालक को वो कैसे निर्देशित करे, कैसे परामर्श दे, ऐसे बालक का उपचार वह कैसे सुनिश्चित करे। योग्य शिक्षक पठन अयोग्यता वाले बालकों के लक्षण और गतिविधियों के आधार पर उसे पहचान कर सकता है, जिसमें पहला लक्षण है पठन में उचित धारा प्रवाह का अभाव। पढ़ने में बालक के अंदर उचित धारा प्रवाह का अभाव, लैक ऑफ प्रॉपर फ्लो इन रीडिंग, लैक ऑफ प्रॉपर फ्लो इन रीडिंग। पठन अयोग्यता वाले बालकों के सस्वर पठन में उचित धारा प्रवाह का अभाव पाया जाता है। पठन अयोग्यता वाले बालकों के सस्वर पठन में उचित धारा प्रवाह का अभाव पाया जाता है। ये रुक रुक कर पढ़ते हैं, हकला कर पढ़ते हैं। आप भी अपनी कक्षा में देखे होंगे कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो रुक रुक कर पढ़ते हैं, हकला हकला कर पढ़ते हैं, जिससे पठन के समय मतलब पढ़ने के समय गद्य और पद्य का भाव स्पष्ट होने में कठिनाई होती है। इसका प्रमुख कारण
छात्रों को विराम चिन्हों की उपयोगिता का ज्ञान नहीं होना माना गया है। कहाँ कॉमा है, कहाँ पूर्ण विराम है, कहाँ फुल स्टॉप है, इसका इन्हें ज्ञान नहीं है। जहाँ छात्रों को अल्प विराम और पूर्ण विराम की आवश्यकता होती है, वहाँ वे अधिक देर तक रुक जाते हैं या धारा प्रवाह आगे बढ़ जाते हैं। अतः पठन में उचित धारा प्रवाह का न होना पठन अयोग्यता वाले बालकों की प्रमुख पहचान है। दूसरा पहचान है नवीन शब्दों को धीमी गति से सीखना। दूसरा पहचान है नवीन शब्दों को धीमी गति से सीखना। लर्निंग ऑफ न्यू वर्ड्स विथ स्लो मोशन। नवीन शब्दों को, नए शब्दों को स्लो, धीमी गति में सीखना। लर्निंग ऑफ न्यू वर्ड्स विथ स्लो मोशन। इस प्रकार के जो छात्र होते हैं वे धीमी गति से सीखते हैं। ये बालक सामान्य होते हैं, परंतु नवीन शब्दों को, उच्चारण करने में कठिन शब्दों को सरलता से नहीं सीखते हैं। उसे सीखने में, उसे उच्चारण करने में, उसे पढ़ने में, उसे बोलने में इन्हें टाइम लगता है, जबकि पठन अयोग्यता से संबंधित बालक इस प्रकार के सामान्य बालक जो सामान्य बालक होते हैं वे कठिन शब्दों को, नवीन शब्दों को आसानी से सीख लेते हैं और आसानी से उसका उच्चारण कर लेते हैं, जबकि पठन अयोग्यता से संबंधित जो बालक होते हैं वे नवीन शब्दों को, कठिन शब्दों को सीखने में अधिक टाइम लगाते हैं। और कभी कभी तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सीखना इनके लिए दुष्कर हो जाता है। एक शिक्षक को भी बहुत मुश्किल होती है किसी कठिन शब्द को डायलेक्सिया पीड़ित बालक को सिखाने में, उच्चारण कराने में, उसे पढ़ाने में। तीसरा है अक्षर ज्ञान का अभाव, लैक ऑफ लेटर नॉलेज। ऐसे बालकों में अक्षर ज्ञान का अभाव होता है। जैसे अंगा को ना पढ़ेंगे, माँ को भा पढ़ेंगे, भा को माँ पढ़ेंगे, इस टाइप का इन्हें अक्षर ज्ञान का अभाव होता है, लैक ऑफ लेटर नॉलेज। इस प्रकार के बालक अक्षरों की आकृति, जैसे बी लिखा हुआ है स्मॉल बी तो उसको टी पढ़ लेंगे, डी को बी पढ़ लेंगे, बीटा को बी पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स जब पढ़ेंगे बीटा लिखेगा सर तो उसको बी पढ़ेंगे, थीटा लिखेगा तो उसको क्यू पढ़ेंगे। तो इस प्रकार के बालक अक्षरों की आकृति एवं उसकी पहचान करने में अयोग्य होते हैं। जैसे ब और व में अंतर नहीं कर पाते हैं, म और भ में भेद नहीं कर पाते हैं। और यही अयोग्यता वो जब किसी पाठ्य वस्तु को पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, उस वक्त यह अयोग्यता उनके साथ बनी रहती है तथा जिसके कारण वे शब्दों का उच्चारण गलत करते हैं। रीडिंग करते वक्त अक्षर ज्ञान का इनके अंदर अभाव होता है, जिसके कारण रीडिंग करते वक्त ये गलत उच्चारण करते हैं और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। नेक्स्ट है पुनरावृत्ति वाले शब्दों की पहचान का अभाव। पुनरावृत्ति वाले शब्दों की पहचान का अभाव। लैक ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिपीटेड वर्ड्स। जो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं उसकी पहचान में ये अभाव प्रदर्शित करते हैं। पूर्व प्राथमिक स्तर पर इन बालकों में एक अक्षर
या शब्द की बार बार आवृत्ति होने पर भ्रम उत्पन्न होता है तथा ये छात्र उसको सरल रूप में नहीं पढ़ पाते हैं। एक ही शब्द की जब बार बार पुनरावृत्ति होती है, बार बार वो रिपीट होता है, तो इस समस्या से ग्रसित छात्र जो है उसके अंदर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वह इसको सरलता से नहीं पढ़ पाता है। जैसे बालक अपनी किताब में कमल शब्द को पढ़ता है, इसके बाद वह पुनः उस शब्द को दूसरे पृष्ठ पर देखता है या स्कूल के किसी दीवार पर कमल शब्द देखता है, तो वह भ्रम के कारण या तो उस शब्द को पहचान ही नहीं पाता है या बहुत अधिक देर तक पहचानने में समर्थ, बहुत अधिक देर तक देखने के बाद उसको पहचानने में समर्थ होता है। बार बार देखने से, बार बार शब्द रिपीट होने से, एक ही शब्द बार बार रिपीट होने से वह भ्रमित हो जाता है। डायलेक्सिया से पीड़ित बालक एक ही शब्द के बार बार रिपीट होने से भ्रमित हो जाता है। नेक्स्ट है अक्षरों को उल्टा समझना, ऑपोजिट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेटर्स। अक्षरों को उल्टा समझना। इस प्रकार के विद्यार्थी प्राथमिक स्तर पर समान बनावट वाले अक्षरों के क्रम को उल्टा समझने लगते हैं। जैसे 6 को 9, 9 को 6, डी को बी, बी को डी। इस तरह से ये अक्षरों को उल्टा समझना, अपोजिट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेटर्स। इस प्रकार के विद्यार्थी पूर्व प्राथमिक स्तर पर समान बनावट वाले अक्षरों के क्रम को उल्टा समझने लगते हैं, जिससे इनके पठन का क्रम उल्टा हो जाता है। जैसे डी को बी समझते हैं, बी को डी समझते हैं, 6 को 9 समझते हैं, 9 को 6 समझते हैं। इस व्यवस्था से पढ़ने का क्रम उल्टा हो जाता है और छात्र द्वारा उच्चारण किए जाने वाले शब्द से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसके द्वारा उच्चारण किया गया शब्द अर्थ नहीं होने के कारण निरर्थक हो जाता है। तो हमने क्या देखा कि डायलेक्सिया से जो पीड़ित बालक है उसको हम प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक उसे कैसे पहचानेगा, जिसमें पहला है पठन में उचित धारा प्रवाह का अभाव। पठन में उचित धारा प्रवाह का अभाव। दूसरा है नवीन शब्दों को, कठिन शब्दों को धीमी गति से सीखना। तीसरा है अक्षर ज्ञान का अभाव। चौथा है पुनरावृत्ति वाले शब्द, रिपीट होने वाले शब्दों के पहचान का अभाव। और नेक्स्ट है, लास्ट है अक्षरों को उल्टा समझना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।